हाय फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में हम जो हमारी सीक्वेंस चल रही है एनसीईआरटी की क्लास 6 का जो ज्योग्राफी का सेकंड चैप्टर है मतलब भूगोल का, उसका नाम जो ग्लोब एवं अक्षांश एवं देशांतर है, उसका हमारे एग्जाम प्रोस्पेक्टिव से क्या इम्पोर्टेंट है वो हम पढ़ेंगे कुछ एक्स्ट्रा एडिशनल ऐड करते हुए। और तो इसमें पढ़ेंगे क्या का ग्लोब के बारे में पढ़ेंगे, पृथ्वी के बारे में कुछ जितना पहले चैप्टर में पढ़ा उससे एडिशनल वैल्यू कुछ एक्स्ट्रा पढ़ेंगे पृथ्वी के बारे में। उसके अलावा अक्षांश क्या है, देशांतर क्या है, अक्षांश रेखाएं क्या है, इनकी में गुण क्या क्या है, इनमें सिमिलरिटी है, क्या सिमिलरिटी है। और मतलब किसी टाइम का अगर पता लगाना हो किसी क्षेत्र में किसी स्थान में क्या टाइम हो रहा है उसका, अब टाइम का निर्धारण कैसे किया जाता है ये पढ़ेंगे। और किसी क्षेत्र की एग्जैक्ट लोकेशन देखनी हो कि कहाँ पर अवस्थित है तो उसके बारे में जानेंगे। तो सीधा स्टार्ट करते हैं, सीधा चैप्टर पे आते हैं। तो स्टार्टिंग होती है इसमें, पहले दे रखा है कि पृथ्वी, हमने पहले चैप्टर में पढ़ा है कि पृथ्वी क्या करती है, कैसे गोलार्ध है, मतलब जियोड शेप ऐसे जो अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है। अब इसमें स्टार्टिंग करते हैं ग्लोब की परिभाषा से। ग्लोब ग्लोब के बारे में दे रखा है। ग्लोब होता क्या है, ग्लोब लैटिन भाषा का एक शब्द है जो ग्लोबस से बना है और इसका मतलब क्या होता है, गोला, गोल पिंड। तो ग्लोब क्या होता है, ग्लोब पृथ्वी हो या ऐसा कोई गोला जिसकी त्रिआयामी जो संरचना होती है ना उसको ग्लोब बोलते हैं। कई प्रकार का हो सकता है, जैसे बड़ो बड़े ग्लोब जो आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाए जा सके, पॉकेट में रखने योग्य है। और गुब्बारे जैसे ग्लोब इनमें हवा भरी जा सके और आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाए जा सके, लेकिन स्थिर नहीं होते। वहीं इनको घुमाया जा सकता है, जैसे कुमार का पहिया एवं लट्टू, इसमें एग्जाम्पल देके रखा है जिसको आसानी से घुमाया जा सकता है अपने एक्टिव अक्ष पर। तभी हम जानेंगे अक्ष क्या होता है, इसमें परिभाषा दी हुई है। और ग्लोब में क्या है, मैन क्या है ग्लोब में, ग्लोब पर देशों, महाद्वीपों, महासागरों का सही आकार दर्शाया जाता है। ये ग्लोब की, ये ग्लोब है, इसमें ये महाद्वीप हो गया, महाद्वीप वाला पार्ट, ये महासागर वाला पार्ट, ये इसमें महाद्वीप। तो ये ग्लोब हो गया, ग्लोब देखा तो होगा आपने, जो ये त्रिआयामी संरचना होती है पृथ्वी की, इसको अपने अक्ष पर घुमाया जा सकता है। अब इसमें अक्ष की परिभाषा दी है। अक्ष क्या होता है, अक्ष अगर मान लीजिए ये काल्पनिक, इसको सुई के रूप में मान लें, इसको सुई के रूप में मान लें, मतलब इन इन दोनों पॉइंटों को मिला दे में, इन दोनों पॉइंटों को क्या बोलते हैं जिन पे ये ग्लोब टिका हुआ है, बोलते हैं ध्रुव। उत्तर की साइड वालों को उत्तरी ध्रुव, नीचे की साइड वाले को दक्षिण में दक्षिण ध्रुव। इनको दे दे से मिला दे स्पिन पर। तो इस सुई को जिस पर ये ग्लोब झुका हुआ प्रतीत होता है, झुका हुआ मिलता है हमें, तो इसको बोलते हैं हम अक्ष। ये बोलते हैं ये जो लाइन हो गई इन दोनों ध्रुवों को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को बोलते हैं अक्ष, जिस पर पृथ्वी क्या करती है, घूर्णन करती है, अक्ष बोलता है। इसको हम क्या कहते हैं, अक्ष। और वे ग्लोब के वे दोनों बिंदु जिनसे होकर ये सुई गुजरती है, हमने देखा ऊपर, ऊपर की साइड वाला मतलब उत्तर में, जो उत्तरी ध्रुव में दक्षिण में होने वाला दक्षिण ध्रुव कहलाता है। और पृथ्वी इसके चारों ओर, मतलब इन ध्रुवों के इन पॉइंट और अक्ष के परित है। पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर इसको घुमाया जाता है। पृथ्वी ऐसे जो घूर्णन करती है पृथ्वी, वो करती है पश्चिम से पूर्व की ओर और अपने अक्ष के चारों ओर घूमती है। हमने पढ़ा ये क्या, एक काल्पनिक रेखा होती है, ऐसी कोई रेखा होती नहीं है। और ये काल्पनिक रेखा क्या करती है, पृथ्वी को बराबर पार्ट्स में डिवाइड करती है, पृथ्वी को दो डिवाइड पार्ट्स में डिवाइड करती है। एक अन्य काल्पनिक रेखा जो ग्लोब को ये लंबवत करते हैं, ध्रुवों को अगर ध्रुवों से मिलाएंगे तो वो लंबवत होती है, इसको अक्ष बोलते हैं। वहीं जो अगर एक ऐसी अन्य काल्पनिक रेखा जो कि पृथ्वी को ये दो बराबर भागों में बांट देती है, उसको हम विषुवत रेखा कहते हैं। उसको हम 0 डिग्री अंश से दर्शाते हैं। ये जो रेखा होती है, जो ग्लोब या पृथ्वी के जो बीच से गुजरती है, 0 डिग्री अंश के नाम से जाने पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांट देती है, इसको हम बोलते हैं विषुवत वर्त। ये पूरा वर्त बनता है, पूरा सर्किल बनता है, एक दिख नहीं रहा है, एक साइड से दिख रहा है। और जो उत्तर के साइड वाला भाग उसको उत्तरी गोलार्ध बोलते हैं, दक्षिण वाले भाग को दक्षिणी गोलार्ध कहा जाता है। और जो विषुवत वर्त है, इस विषुवत वर्त से सिमिलरिटी वाले बने, मतलब समान दूरी पर स्थित, ये विषुवत वर्त की जो रेखा हो गई, काल्पनिक रेखा है, ये भी काल्पनिक रेखा जो है, इस पर समान दूरी पर स्थित बिंदुओं को मिलाने वाली जो काल्पनिक रेखा होती है उनको अक्षांश बोलते हैं। ये किसके, विषुवत रेखा के समानांतर होती है, मतलब ये विषुवत रेखा के समानांतर कहीं भी आपस में काटेंगे नहीं। और इनके बीच की जो डिस्टेंस होगी ना, मतलब इस रेखा के ऊपर जितने भी पॉइंट होंगे उनके बीच की डिस्टेंस विषुवत रेखा से समान होगी। इनको हम बोलेंगे समानांतर रेखा या अक्षांश बोलते हैं। और ये कितने होते हैं, जैसे विषुवत रेखा के ऊपर तक जाएंगे तो ध्रुव जो होता है वो 90 डिग्री पर होता है और एक पॉइंट फॉर्म में होता है, ये वर्त नहीं होता। मतलब कि ऐसे
वर्त बनते हुए इनके आकार कम होता हुआ 90 डिग्री पे पॉइंट पहुंच जाते हैं। उत्तर में उत्तरी ध्रुव कहलाता है, और दक्षिण में दक्षिण ध्रुव तक 90 प्लस 90 180, और एक विषुवत वर्त, मतलब एक विषुवत वर्त कितने हो गए 181। इनमें से ये दो हैं जो अक्षांश रेखाएं नहीं है, क्योंकि अक्षांश वर्त नहीं है, क्योंकि ये पॉइंट हो गए, तो इनमें से दो लेस कर दो, 179 टोटल। टोटल अक्षांश वर्त कितने होते हैं, 179 होते हैं। ये ये हमने देख लिया, इसमें अक्षांश की परिभाषा दे रखा है कि विषुवत के ऊपर सभी समानांतर रेखाओं को अक्षांश कहते हैं। और उत्तरी अक्षांश जो विषुवत के उत्तर की साइड में स्थित जो अक्षांश रेखा है उनको उत्तरी अक्षांश, दक्षिण विषुवत के दक्षिण भाग में स्थित को दक्षिण अक्षांश कहा जाता है। कुछ एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल दिया हुआ है कि आपको समझना हो, जैसे महाराष्ट्र का जो चंद्रपुर है वो 20 डिग्री पर, अगर इसमें दक्षिण और उत्तर क्यों लगाते हैं, इनके नाम क्या, यही समझाना चाह रहा है ये। जैसे ब्राजील, ब्राजील जो दक्षिण अमेरिका का पार्ट होगा, इधर इधर यहाँ पे ब्राजील होगा दक्षिण अमेरिका का पार्ट, और यहाँ पे हमारा इंडिया होगा, है ना। तो यहाँ पे महाराष्ट्र का कौन, चंद्रपुर, वो भी 20 डिग्री पर मिलेगा। और ब्राजील पर भी, ब्राजील का जो बेलो होरिजेंटो है, दोनों 20 डिग्री अक्षांश पर हैं। अब इनका पता कैसे चलेगा 20 डिग्री पर, वो भी है ये भी है, लेकिन जो ब्राजील का जो बेलो हेरिजोंटे है ना, दक्षिण ध्रुव में स्थित है, और जो महाराष्ट्र का चंद्रपुर है जो उत्तरी, क्योंकि हमारा भारत उत्तरी गोलार्ध में अवस्थित है, तो ये उत्तरी अक्षांश पर अवस्थित है। तो इससे उनकी एग्जैक्ट लोकेशन का पता चल जाता है। इसके बाद हम पढ़ेंगे, जब एक तो विषुवतीय वर्त हो गया, और दोनों ध्रुव वर्त हो गए। दोनों ध्रुव वर्त, दोनों जो ध्रुव है उनके अलावा कुछ स्पेशल इन रेखाओं में कुछ वर्त और होते हैं जिनको हम अलग अलग नामों से जानते हैं। जैसे उत्तरी गोलार्ध में 23.5 डिग्री वाले वर्त को कर्क रेखा बोलते हैं, दक्षिण गोलार्ध में मकर रेखा, ये हो गया डायग्राम समझिए। 0 डिग्री वाले को विषुवत वर्त है। ये जो 23.5 डिग्री उत्तरी गोलार्ध में होता है इसको बोलते हैं करक रेखा। नीचे जो 23.5 डिग्री का होगा उसको बोलेंगे मकर वर्त, मकर रेखा। और 23.5 के ऊपर छियासठ डिग्री पर जब हम जाएंगे, तो छियासठ वाले को उत्तरी गोलार्ध में बोलेंगे उत्तरी ध्रुव वर्त, एवं दक्षिणी गोलार्ध में छियासठ डिग्री के जो अंश होगा ना, उसको बोलेंगे दक्षिण दक्षिण ध्रुव वर्त के नाम से जानते हैं। और जो 90 डिग्री पे जाएंगे तो वो ध्रुव हो जाएंगे, उत्तरी ध्रुव दक्षिण ध्रुव। इसके अलावा इन पृथ्वी को कुछ ताप कटिबंधों में डिवाइडेशन, मतलब ताप के आधार पर कुछ कटिबंधों में डिवाइड किया गया है। ये कैसे है, जैसे उष्ण कटिबंध, उष्ण कटिबंध क्या है, कर्क रेखा और जो मकर रेखा है, कर्क रेखा और जो मकर रेखा है, जैसे इसमें समझे एग्जाम्पल देखो, ये विषुवत हो गया, ये इनको कर्क रेखा मान लो, ये 23.5 डिग्री, ये 23.5 डिग्री जो कर्क रेखा, ये नीचे मकर रेखा, मकर, और ये कर्क। सर इनके बीच का जो क्षेत्र होता है उसको उष्ण कटिबंध कहते हैं। रीजन क्या है उष्ण कटिबंध बोलने का, क्योंकि यहाँ पर जो साल भर है ना, सूर्य की उष्मा की प्राप्ति होती है, मतलब सूर्य यहाँ पे आसमान में मतलब सालों भर प्राप्त होता है, इसलिए यहाँ पर टेम्परेचर होगा ना वो अधिक होता है, इसलिए इसको उष्ण कटिबंध के नाम से जानते हैं। 23.5 डिग्री थे कर्क रेखा से मकर रेखा के बीच में, इसमें दिया भी है कर्क रेखा मकर रेखा के बीच में सभी अक्षांशों पर सूर्य वर्ष में एक बार दोपहर में सिर के ठीक ऊपर होता है, इसलिए इस क्षेत्र में सबसे अधिक ऊष्मा प्राप्त होती है, इसको उष्ण कटिबंध कहते हैं। वहीं दूसरा, अगर कर्क रेखा से मकर रेखा के बाद, मतलब अब दूसरा देखेंगे तो यहाँ पे देखो, ये कर्क रेखा मानो 23.5 डिग्री, और ये छियासठ डिग्री उत्तरी गोलार्ध में उत्तरी ध्रुव हो गया, उत्तरी ध्रुवर्त हो गया 23.5 डिग्री। वहीं ऐसे ही नीचे हो जाएगा सेम, नीचे मकर रेखा 23.5 डिग्री के बीच में काल्पनिक 0 डिग्री मतलब विषुवत, और छियासठ डिग्री तक दक्षिण जो ध्रुवर्त है उनके बीच का जो क्षेत्रफल होगा दोनों गोलार्धों में, वो होगा शीतोष्ण कटिबंध। इसमें इस डायग्राम में अच्छे से समझा रखा है, ये डायग्राम दे रखा देखो, एक कर्क रेखा और मकर रेखा 23.5 के बीच का ये जो ये पार्ट है, ये क्या हो गया उष्ण कटिबंध, क्योंकि यहाँ पे जो सालों भर सूर्य की तीव्र उष्मा प्राप्त होती है, मतलब सालों भर सूर्य की रोशनी सीधी प्राप्त होती है, इसलिए ये उष्ण कटिबंध हो गया। इसके अलावा दूसरा जो कटिबंध होता है, इसके अलावा जो दूसरा कटिबंध है वो 23.5 डिग्री मतलब मकर रेखा, और छियासठ डिग्री दक्षिण ध्रुवर्त है। और दक्षिण ध्रुव में, तो दक्षिण ध्रुव में मकर रेखा और दक्षिण ध्रुवर्त के मध्य, और उत्तर में उत्तरी कर्क रेखा के मध्य, और उत्तरी ध्रुवर्त के मध्य का जो ये 23.5 से छियासठ डिग्री के मध्य का जो अंश होता है, इसको बोलते हैं शीतोष्ण कटिबंध। रीजन शीतोष्ण कटिबंध बोलने का, यहाँ पे जो सूर्य की ऊर्जा प्राप्त होती है ना, वो तिरछी किरणें तिरछी प्राप्त होती हैं, मतलब तिरछी प्राप्त होती हैं। तो जो इस ये जो जोन था उष्ण कटिबंध की कंपैरिजन में देखें तो यहाँ पर तापमान कम पाया जाता है, तो इसलिए इसको शीतोष्ण कटिबंध बोला जाता है।
इसके अलावा जो 66.5 डिग्री उत्तरी ध्रुववर्त और उत्तरी ध्रुव दक्षिण में देखें तो दक्षिण ध्रुववर्त 66.5 डिग्री से दक्षिण ध्रुव मतलब 90 डिग्री के मध्य का ये जो क्षेत्र होता है, ये वाला क्षेत्र, ये वाला क्षेत्र 66.5 to 90 डिग्री दोनों गोलार्धों में, इसको बोलते हैं शीत कटिबंध। क्योंकि यहाँ पर है ना सूर्य की ऊर्जा मतलब बिल्कुल क्षैतिज प्राप्त होगी। वो भी कब प्राप्त होगी, जैसे साल में 6 महीने में यहाँ सिर्फ दिन होता है, ये ध्रुवों पर 6 महीने दिन, 6 महीने दिन का मतलब सिर्फ सूर्य की रोशनी प्राप्त होती है। तो यहाँ पर जो टेम्परेचर होता है ना बहुत कम प्राप्त होता है, इसलिए इसको शीत कटिबंध बोलते हैं। तो पृथ्वी पर कुल कितने कटिबंध हो गए, पृथ्वी पर कुल कितने कटिबंध हो गए, पृथ्वी पर कुल वैसे तो 3 है, लेकिन दोनों गोलार्धों में अगर इनको अलग अलग डिवाइडेशन करें तो 5 हो जाएंगे। जैसे पांच पांच कटिबंध हो गए कुल। जैसे ये इसको बोलेंगे क्या, दक्षिण शीत कटिबंध। यहाँ से देखो मेनली जो बीच वाला हो गया ना उसको बोलते हैं उष्ण कटिबंध, उष्ण कटिबंध। उसके बाद में ऊपर उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध और दक्षिणी शीतोष्ण कटिबंध 3। इसके अलावा उत्तरी शीत कटिबंध और दक्षिणी शीत कटिबंध कितने हो गए, 5 कटिबंध हो गए कुल पृथ्वी पर। आपको समझ आ गई होंगे अच्छे से, इनकी परिभाषा हमने देख ली। ये क्या है, शीत कटिबंध जहाँ क्षेत्र में बहुत अधिक ठंड होती है। और ये शीत कटिबंध की परिभाषा होगी। इसके अलावा अब हम ये देशांतर की बात हो गई कंप्लीट, देशांतर हमने पढ़ा। अब पढ़ेंगे हम अक्षांश, मतलब हमने अक्षांश पढ़े सॉरी, हम पढ़ेंगे देशांतर क्या होते हैं। देशांतर होते हैं जो उत्तरी ध्रुव है पृथ्वी पर, ये जो उत्तरी ध्रुव एवं दक्षिण ध्रुव को जो मिलाने वाली काल्पनिक रेखाएं होती है ना उनको हम देशांतर रेखाएं बोलते हैं। देशांतर या हमें उत्तर से भी दर्शाते हैं। ये अर्धवर्त का निर्माण करते हैं, मतलब ये कम अक्षांश जो पूर्ण वर्त का निर्माण करती थी उनको मिलाने पर ये अर्धवर्त का निर्माण करते हैं। तो जैसे इनकी परिभाषा क्या, बुकिश लैंग्वेज में देखें तो उत्तरी ध्रुव को दक्षिण ध्रुव से जोड़ने के संदर्भ में रेखा से पूर्व या पश्चिम की ओर इन दोनों स्थानों की दूरी कितनी है, मतलब इस संदर्भ में देशांतरीय याम्योत्तर द्वारा, देशांतरीय यामोत्तर हमने पढ़ा ना, दक्षिण उनको बोलते थे अक्षांश रेखा या समानांतर रेखा, इनको बोलते हैं दक्षिण याम्योत्तर, दक्षिण याम्योत्तर या देशांतर रेखा है, देशांतर याम्योत्तर, देशांतरीय याम्योत्तर इनका नाम छोटा सा है। इसके अलावा इसमें दिया हुआ क्या, इसमें दिया हुआ है, हाँ वो इसमें दिया हुआ है कि प्रत्येक अंश को मिनट में और मिनट को सेकंड में विभाजित किया जाता है। मतलब इन देशांतरों को किसमें मापा जाता है, अंश में। वही जैसे 1 डिग्री, 0 डिग्री, और जो डिग्री होता है उसको अंश बोल देते हैं, 1 अंश, 2 अंश, 3 अंश, ऐसे इनको मिनट और मिनट से फिर सेकंड में विभाजित किया जाता है। ये अर्धवर्त होते हैं, हमने पढ़ा है। अक्षांश क्या होते हैं, वर्त होते हैं। ये क्या होते हैं, अर्धवर्त होते हैं। इनके बीच की दूरी ध्रुवों की तरफ जाने पर घटती है, मतलब कि जैसे जहाँ सभी देशांतर यामित्र आपस में मिल जाते हैं, मतलब ध्रुवों की तरफ जाएंगे। यहाँ पे देखो ये डिस्टेंस ध्रुव हो गई, एक तो ये ध्रुव हो गया, ये ध्रुव हो गया। इनके बीच की दूरी विषुवत रेखा पर सबसे ज्यादा है। देखो इनके बीच की दूरी विषुवत रेखा पर सबसे ज्यादा होगी। जैसे जैसे हम ध्रुवों पे जाएंगे तो इनके बीच की दूरी क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है। बाद में ये सभी जाके ध्रुवों पर मिल जाएंगे तो मतलब बिल्कुल समाप्त हो जाएगी, ऐसे ही नीचे हो जाएगा। तो ध्रुवों की तरफ जाने पर इनकी दूरी कम होती जाती है। ध्रुवों पर इसके अलावा इनकी संख्या की बात की जाए तो इनकी संख्या मतलब 0 डिग्री का, 0 डिग्री जो देशांतर है, देशांतरी याम्योत्तर है, उसका निर्धारण कहाँ से किया जाता है, वो किया जाता है जो ब्रिटिश द्वीप है, मतलब ब्रिटेन है, उसकी ग्रीनविच वेधशाला में स्थित है। और ब्रिटेन के ग्रीनविच से इसकी 0 डिग्री देशांतर को माना जाता है। इसके जो पूर्व में स्थित देशांतर रेखाओं को बोलते हैं पूर्वी देशांतर, या पश्चिम में स्थित देशांतरों को बोलते हैं पश्चिम देशांतर। प्रमुख याम्योत्तर किसको बोलते हैं, ग्रीनविच को। और जो इसका मान 0 डिग्री देशांतर, यहाँ से हम 180 डिग्री पूर्व में, 180 पश्चिम में गणा करते हैं। अब यहाँ से हम कैलकुलेशन निकालते हैं कुल कितने हो गए, इधर 180 और ये 0 वाला हो गया, इधर 180, 180 वाला जो लास्ट होगा वो मिल जाएगा। और 360 और 359 बचेंगे, 359 एक और प्लस एक 0 डिग्री, मतलब इनकी कुल संख्या कितनी होती है, 360 होती है। इनकी कुल संख्या 360 होती है। 180 पूर्व में, 180 पश्चिम में। जो जो 180 पूर्व वाला, इधर से जाएंगे हम 180 वाला जो इधर से देखो आप ऐसे समझ में आएगा। इसमें इस लाइन का मतलब समझाता हूँ। 180 डिग्री पूर्व एवं 180 डिग्री पश्चिम या में उत्तर एक ही रेखा पर अवस्थित है। इसका मतलब क्या होता है, देखो इधर से जाएंगे 0 डिग्री हो गया, इधर से हम ऐसे जाएंगे घूमते हुए तो 180 डिग्री वाला होगा ना वो पीछे होगा, ऐसे वो ऐसे ऐसे मिल रहा होगा इस ध्रुव से इस ध्रुव। और इधर से जाएंगे ना,
ये पश्चिम वाला हो गया और ये पूर्व वाला। तो ये इधर से जो 180 नंबर का वाला होगा ना, वो दोनों सेम होंगे। मतलब वो जो लास्ट वाला होगा ना, वो ही पूर्व का और वो ही पश्चिम का। तो ये एक ही रेखा पर अवस्थित होंगे दोनों, तो इसलिए इनको एक कैलकुलेशन करेंगे। तो इनकी टोटल जो संख्या होती है ना, 180 प्लस एक 0 डिग्री हो गया, और एक जो पूर्व और पश्चिम वाला क्या है, एक ही है, तो एक को कम कर देंगे, तो इनकी जो ओवरऑल वैल्यू कितनी आएगी, 360 आएगी। तो इनकी संख्या कुल कितनी है, 360। ये एग्जाम्पल दे रखा है कि आपको असम का दुबरी 26 डिग्री उत्तरी अक्षांश, मतलब एग्जैक्ट लोकेशन दे रखा है असम के दुबरी की, ऐसे फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन पूछ ले तो। जैसे असम का जो दुबरी है, वो अक्षांश में देखे तो वो 26 डिग्री नॉर्थ में उत्तरी अक्षांश में, और 90 डिग्री पूर्व देशांतर पर अवस्थित है। जैसे मान ऐसे देखो, जैसे असम की बात करें, ये असम, ये इंडिया हो गया, है ना। ये जो असम है, इसकी अगर लोकेशन देखें तो ये देशांतर पे, तो किस पे, ग्रीनविच इधर आ जाए, ग्रीनविच इधर 90 डिग्री, तो देशांतर पर अवस्थित है असम का। ये दुबरी दुबरी नाम है। और देशांतरों की बात की, अक्षांश की बात की जाए तो 26 डिग्री, 26 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर अवस्थित है ये। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे, ये जो मैप दे रखा है, इसमें बता रखा है कि ये जो है 0 डिग्री यानी उत्तरी ग्रीनलैंड के ग्रीनविच से गुजरता है ये। इसके अलावा ये पूर्व के हो जाएंगे, और ये पश्चिम के, जिसमें अमेरिका आ जाएगा, ग्रीनलैंड आ जाएंगे, दक्षिण अमेरिका इधर, यूरोप, एशिया और रशिया वगैरह, प्रशांत महासागर का पार्ट आ जाएगा कुछ, ये इसमें पूर्वी देशांतर हो जाएंगे। इसमें ये बताया। इसके अलावा अब हम पढ़ेंगे देशांतर से समय का निर्धारण कैसे करते हैं। अब हमने देख लिया कि लोकेशन का पता कैसे चलता है, कि कोई स्थान है उसका अक्षांश रेखा देख लेंगे कौन से अक्षांश पर है, और देशांतर कौन सा उसके ऊपर से गुजर रहा है। ये दोनों लंबवत होती है, मतलब अक्षांश रेखाएं जो देशांतर रेखा है एक दूसरे को लंबवत पर काटती है, मतलब समकोण पर काटती है। जैसे देशांतर रेखा ऐसे, ये देखो, ये देशांतर रेखा ऐसे पृथ्वी से गुजरने वाली किसी स्थान से देशांतर रेखा ऐसे गुजरेंगी, और अक्षांश रेखा गुजरेंगे ऐसे, तो ये एक दूसरे को किस पर काटेंगे, 90 पे। इनकी अगर एवरेज डिस्टेंस, इन दोनों के बीच की एवरेज दूरी देखें ना, तो अक्षांशों के मध्य की 111.5 किलोमीटर दूर, और अगर देशांतरों के मध्य में देखें तो एवरेज देखेंगे तो वही आएगी 111.5 किलोमीटर। मतलब इन दो के बीच की डिस्टेंस यही आती है। इसके अलावा जाती है कितना, 60 मिनट में हमारी पृथ्वी अपने अक्ष पर 15 डिग्री घूम जाती है। अब हमें को निकालना है कि 1 डिग्री कितनी देर में घूमेगी, 15 से डिवाइड कर देंगे तो 1 डिग्री घूमेगी 4 मिनट में। 4 मिनट मतलब पृथ्वी अगर 4 मिनट में अपने अक्ष पर 1 डिग्री घूम जाती है, मतलब जैसे ये है अपना अक्ष पर झुकी हुई है, और पृथ्वी 4 मिनट में एक 1 डिग्री पश्चिम से पूर्व की ओर घूम जाती है। अब हमें समय का निर्धारण करना है। समय का निर्धारण हम मानते हैं, समय की स्टार्टिंग मानते हैं, समय की स्टार्टिंग हमने माना ग्रीनविच से, देशांतर का भी ग्रीनविच माना, ये ब्रिटेन के ग्रीनविच से जा रहा है, और यहाँ पे अभी बज रहे हैं 12, फिक्स 12 मतलब 00 बज रहे हैं। इसके जो पूर्व के साइड में अगर हम जाएंगे, तो ग्रीनविच के पूर्व के साइड में जाएंगे तो टाइम में वृद्धि होगी, मतलब टाइम बढ़ेगा, प्लस का साइन आएगा। यदि ग्रीनविच के पश्चिम के साइड में आएंगे तो क्योंकि टाइम घटेगा। ये वजह क्यों, क्योंकि पृथ्वी है ना पश्चिम से पूर्व की ओर जा रही है, जो घूर्णन जो करती है पृथ्वी पूर्व से पश्चिम की ओर, पश्चिम से पूर्व की ओर करती है, इसलिए अगर हम पूर्व की ओर जाएंगे ऐसे घूमेगी पृथ्वी की तरफ का टाइम बढ़ेगा, पश्चिम की वगैरह वगैरह आएंगे तो टाइम में कमी होगी। जैसे मैप पे देखें तो इसको, अभी यहाँ पे देखा हमने, ये ग्रीनविच थी, इधर पूर्व हो जाएगा, इधर पश्चिम। अगर हम इधर आएंगे ग्रीनविच से, हम इधर आएंगे तो हमारे टाइम में कमी आएगी, माइनस में अगर एक दिन अगर मतलब -1 दिन कम हो जाएगा। और उधर जाएंगे पूर्व की साइड में जाएंगे तो टाइम बढ़ेगा, क्योंकि पृथ्वी 4 मिनट में 1 डिग्री पश्चिम से पूर्व की ओर घूम जाती है। तो इसमें ये बताया गया है सारे में, पूरे इस पैराग्राफ का मतलब यही था कि पृथ्वी 1 डिग्री 1 डिग्री जब घूमती 4 मिनट में घूम जाती है, क्योंकि 24 घंटे में 360 पूरा कर लेती है, तो 1 डिग्री कितने में, 4 मिनट में घूम जाएगी। इसमें एग्जाम्पल दे रखा है कि, इसमें बता रखा है कि ग्रीनविच से पूर्व में जो भी स्थान है, पश्चिम से पूर्व की ओर पृथ्वी चक्कर लगाती है, तो ग्रीनविच के पूर्व में जो भी स्थान है वो ग्रीनविच समय से आगे होगा, और पश्चिम में जो भी स्थान है वो ग्रीनविच से पीछे होगा। ये कैलकुलेशन हमने निकाल लिया, हमें इसे अच्छे से आता है। और एक एग्जाम्पल से समझा रखा है कि ग्रीनविच से 15 डिग्री आगे हो गया, जैसे
एग्जाम्पल ये दे रखा है कि किसी भी स्थान पर जब सूर्य आकाश के अपने सबसे उच्चतम बिंदु पर होगा दोपहर में उस घड़ी में 12 बजते होंगे। अगर यहाँ पे और जो एक एक इम्पोर्टेंट बात ये होगी कि जो भारत है ना, भारत का जो देशांतर का जो मानक रेखा मानी गई है भारत को, वो हम नीचे पढ़ेंगे वैसे, लेकिन भारत की जो मानक रेखा मानी गई है वो मानी गई है 82 डिग्री 30 मिनट को मानी गई है। और एक क्वेश्चन है आपके लिए, क्वेश्चन ये है कि आपको बताना है कमेंट सेक्शन में कि ये जो भारत की जो मानक देशांतर या अब जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वो है हम मानक समय क्यों मानते हैं, मतलब कि एक मानक समय क्यों मानते हैं, मानक यामी उत्तर को डिसाइड क्यों करते हैं। अगर हम भारत की बात करें तो अलग अलग यामी उत्तर पर स्थानों में स्थानीय समय में अंतर होगा, क्योंकि अलग अलग जो भी देशांतर पर अवस्थित देशांतर रेखाओं पर अवस्थित स्थान होगा उनके टाइम में अंतर होगा, क्योंकि पृथ्वी जो 1 डिग्री घूमती है तो 4 मिनट का डिफरेंस हो जाता है। और इसलिए इससे क्या होगा कि जो अगर अलग अलग टाइम स्केल होगा अलग अलग देशांतर पर तो बहुत से देशांतरों से होकर गुजरने के कारण रेलगाड़ियों की समय सारणी तैयार करना जटिल होगा। भारत की बात करें तो जो भारत के जो देशांतर याम्योत्तर है, देशांतर याम्योत्तर है, वो स्टार्ट होता है जो ग्रीनविच के पूर्व के साइड में है, तो देशांतरों के साथ में पूर्व लगा होगा। और पूर्व स्टार्टिंग कहाँ से है, ये है गुजरात के द्वारका, और गुजरात के द्वारका 68 डिग्री 7 मिनट से पूर्व से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व तक जो अंतिम जो देशांतरयामी उत्तर भारत से गुजरता है वो असम के डिब्रूगढ़ से। इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस आता है टाइम का वो आता है 1 घंटा 45 मिनट का इन दोनों के मध्य डिफरेंस आता है, क्योंकि यहाँ से यहाँ जाएंगे तो टाइम स्केल बार बार चेंज होगा। इसलिए सहूलियत के लिए जो मिड वाला पॉइंट है उसको मानक भारतीय मानक समय या जो मानक यामी उत्तर मान लेते। जो भारत का जो मानक समय है भारत में जो 82.5 डिग्री पूर्व को या 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व को मानक यामी उत्तर माना जाता है। आज का जो आप इस आपके लिए क्वेश्चन है जो काफी इम्पोर्टेंट है, आपको बताना है कि जो भारत का जो मानक यामी उत्तर है ना, ये जो 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर है किन किन राज्यों से होके गुजरता है, इसके आधार पर भारत का कुल टाइम कैलकुलेट किया जाता है। मतलब इस रेखा के बेस पे हम भारत का जो टाइम कैलकुलेट करते हैं एग्जैक्ट टाइम कितना है। और ये होता है जो जीएमटी ग्रीनविच की जो लाइन, ग्रीनविच का जो टाइम होगा ग्रीनविच के टाइम को जीएमटी से दर्शाते हैं +5.5। जो हमारा भारतीय का ये जो मानक भारतीय मानक समय है ना जीएमटी +5.5 मतलब 5.5। अगर ग्रीनविच में 12 बज रहे होंगे ना तो जीएम अगर हमारे यहाँ कितने बज रहे होंगे, ग्रीनविच में अगर दोपहर के 12 बज रहे होंगे तो हमारे यहाँ बज रहे होंगे शाम के 5:30 बज रहे होंगे। 5.5 घंटे हमारा आगे है ग्रीनविच, क्योंकि पूर्व साइड में स्थित है। तो ये इसमें दिया भी हुआ है कि भारत ग्रीनविच के पूर्व में 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व में स्थित है। यहाँ का जो समय होता है ना वो ग्रीनविच समय से 5 घंटे 30 मिनट आ गए। इसलिए जब हम लंदन में अगर दोपहर का 2 बज रहा होगा तो +5.5 घंटे हम बढ़ा लेंगे भारत की साइड में लंदन, तो भारत में कितने बज रहे होंगे 7:30 बज रहे होंगे। इसके अलावा ये फिक्स नहीं है कि किसी भी देश की केवल एक ही मानक यामी उत्तर रेखा हो। यहाँ पे एक फैक्चुअल इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, जैसे जो रूस है उसमें 11 मानक समय को अपनाया गया है। रूस का आकार बहुत बड़ा होने के कारण उसमें 11 मानक यामी उत्तरों को अपनाया गया है, जैसे भारत का एक है ऐसे ही रूस में मतलब एक से ज्यादा हो सकते हैं। तो रूस में कितने हैं 11 हो सकते हैं, रूस में 11 है। पृथ्वी को एक एक घंटे वाले 24 समय क्षेत्रों में बांटा गया है। प्रत्येक प्रकार के समय क्षेत्र में 15 डिग्री का देशांतर का अवस्थित है। और मतलब कि 24 मानक समयों में बांटा गया है, जिनमें से इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना होता है 15 डिग्री देशांतर को घेरता है। मतलब एक पृथ्वी को ओवरऑल देखे तो 24 समय क्षेत्रों में बांटा गया एक एक घंटे का, और इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना हो जाएगा 15। तो जो कुल कुल पृथ्वी कितना घूमती है 360 डिग्री। अर्थ हो गया, अर्थ को ऐसे 15 मानक यामी उत्तरों में बांटा गया है, इसमें से एक भारत का है 82.5 डिग्री। इन दोनों के बीच का जो ये मतलब देशांतरी विस्तार देखो 15 डिग्री का है। तो इस चैप्टर में हमने क्या क्या पढ़ा, एक बार क्विक समरी कर दें। इस चैप्टर में हमने पहले पढ़ा हमने ग्लोब क्या है, ग्लोब के बारे में देखा। ग्लोब सबसे पहले हमने देखा ग्लोब के बारे में। ग्लोब के बारे में हम इसके आगे देखते हैं तो पृथ्वी को मतलब कुछ वर्ष में या अक्षांश रेखा है, अक्षांश रेखाओं के बारे में पढ़ी। अक्षांश रेखाओं में अलग अलग वर्ष कौन कौन से हैं, उन वर्तों के बारे में
अक्षांश रेखा पर जो पेटियां बनती हैं, मतलब टेम्परेचर के आधार पर अक्षांश रेखाओं को कुछ पेटियों में बांटा गया है तो हमारे पृथ्वी को, तो उनको देखा। इसके अलावा उसके बाद हमने पढ़ा देशांतर क्या है, देशांतर से टाइम का निर्धारण कैसे किया जाता है, और जो मानक यामी उत्तर है देशांतर की जो प्रमुख यामी उत्तर किसको माना जाता है, प्रमुख यामी उत्तर कौन सी रेखा को माना जाता है, कहाँ से गुजरती है। इसके अलावा हमने समय का निर्धारण देखा, और भारत के लिए, भारत के संदर्भ में हमने जाना कि जो भारत का जो मानक यामी उत्तर रेखा है वो कौन सी है। और जो क्वेश्चन फिर से वही कि आपको क्वेश्चन कमेंट सेक्शन बताना है कि जो भारत का जो मानक समय, या फिर जिसको हम बोल सकते हैं मानक यामी उत्तर जो है भारत का, वो किन किन राज्यों से होके गुजरता है। तो ये थी दूसरे चैप्टर की समरी, क्लास 6 के एनसीईआरटी की। मिलते हैं तीसरे चैप्टर में कुछ एक्स्ट्रा एडिशनल वैल्यू ऐड करके इम्पोर्टेंस हमारे एग्जाम की दृष्टि से। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।